हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल जियो पॉल आईएएस पे। फ्रेंड्स, जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी उसमें आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहले समझ लो क्या डिस्कस होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। देखो, इनको अगर आपने समझ लिया, सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर जो मैं डिस्कस करूंगा ना, इनमें कई ऐसे फैक्ट्स होंगे जो रियली आपने चाहे जितना पढ़ रखा हो, 110% मुझे श्योरिटी है कि जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपको कि सर दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई गॉट फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। क्या होने जा रहा पहले समझो। बात सबसे बड़ी आती है, अगर मैं सिंपल एक टर्म बोल दूं न्यूट्रिशन, बिलीव करिए व्हाट डज इट मीन्स। आप खुद सोचिए अपने मन में, एक टर्म है न्यूट्रिशन। आप सोचो, बहुत कुछ इसके बारे में आएगा बट प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आएगी। मैं बता देता हूं क्या है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। देखिए, जब हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, सोचिएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या आपके मन में यही आई, तो इसकी डेफिनेशन ये है न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यस, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फॉर कहे के लिए करोगे, न्यूट्रिएंट्स को क्यों लोगे, न्यूट्रिएंट्स को जो है हम लेंगे क्यों, वो रीजन है हमारे पास में इनको लेने का। नंबर 1 फॉर एनर्जी। बोलिए ना भाई, ये जिसको आप समझते हैं ना कि हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उसको लेने का पर्पस क्या है, उसको लेने का पर्पस है एनर्जी। सेकेंड वन, ग्रोथ के लिए। जी हाँ, ग्रोथ के लिए हम लोग लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। और एक हमारा पर्पस है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का, यस, ये वो पर्पस है जिसके पीछे हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। बात ये आती है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें क्या आता है, तो इनमें आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। अब आप शायद समझ पाए होंगे कि ये सब क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं और इनको लेने का जो तरीका है वही हमारा क्या है, इट इज न्यूट्रिशन। अब ये सभी चीजों को कवर अप करने के लिए न्यूट्रिएंट्स लेने के पीछे पर्पस है टू गेट एनर्जी, ग्रोथ, मेंटेनेंस। तो बात ये आती है जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स के टाइप होंगे, उनमें ये सब आ जाएंगे कि आप कार्बोहाइड्रेट लोगे, विटामिन्स लोगे, प्रोटीन्स लोगे, मिनरल्स लोगे, फैट्स लोगे और वाटर लोगे। लेकिन जो इनको लेने का तरीका है वो हमारा न्यूट्रिशन है। तो अब समझे, सबसे पहले टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो याद रखिएगा न्यूट्रिशन के देयर आर 3 टाइप्स। There are 3 types। कौन कौन से टाइप? नंबर वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। यस, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, आपने एनिमल्स को देखा होगा ना, वो क्या करते हैं, वो जो भी न्यूट्रिशन उसको डायरेक्ट जिस फॉर्म में, उसी फॉर्म में एज इट इज अपने माउथ में लेकर के जाते हैं। आसपास के देखो ना, कोई भी एनिमल हो, ह्यूमंस को देखो, बर्ड्स को देखो, स्नेक को देखो, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में। ह्यूमंस के पास कैपेबिलिटी है वो चेंज कर लेते हैं, क्लीन करना, दैट इज समथिंग एल्स, बट उसकी नेचर को चेंज किए बगैर जिस फॉर्म में है बस उसी फॉर्म में ले लेना, इट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकेंड वन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब ये पैरासाइटिक क्या है? पैरा मीन्स व्हाट? देखिए, पैरा मीन्स होता क्या है, पहले समझो। पैरा मीन्स होता है टू लिव ऑन अदर्स
साइटिक मतलब होता है प्लेस। यस, ये मीनिंग है। अब इसमें क्या होगा, जब कोई एनिमल दूसरे एनिमल पे रह करके उसी से वो न्यूट्रिशन ले, उनको बोलते हैं पैरासाइट। और ये जो न्यूट्रिशन होगा इसको बोलेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मैंने क्या बोला अभी मैं फिर समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। तीसरा टर्म आएगा डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स का मतलब कि जो भी कोई भी मटेरियल है फूड का, उसके ऊपर ये उसको डिकम्पोज कर देते, यानी कन्वर्ट कर देते हैं दूसरी फॉर्म में, और उससे वो एनर्जी लेते हैं। इट इज कॉल्ड डीकम्पोजर्स। अब वन बाय वन इन चीजों को समझना। देखो, सबसे पहले तो समझो होलोजोइक। नंबर 1 पे हम क्या समझेंगे? नंबर 1 होलोजोइक न्यूट्रिशन। यस, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड इन द कंप्लीट फॉर्म। जो भी उसकी फॉर्म है उसी को एज इट इज इनटेक करना, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, और ये हैं डिफरेंट टाइप्स के। दीज आर डिफरेंट टाइप्स। देखो, दीज आर डिफरेंट टाइप्स। कैसे? एक कहलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, विच इज कॉल्ड नंबर 1 herbivores. Second one is called carnivores. Third one is called omnivores. And fourth one is called scavengers. Okay, herbivores, they take plants and their parts as food. बात समझ रहे हैं? ये कौन है? हर्बीवोर्स। आप सब जानते हो, हम जो कुछ भी अगर प्लांट को एज अ फूड ले रहे हैं, वो कोई भी फॉर्म हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे सीड हो, चाहे रूट हो, प्लांट का कोई भी पार्ट एज अ फूड हम अगर ले रहे हैं, दैट टाइम वी आर कंसीडर्ड एज हर्बीवोर्स। ओमनीवोर्स, दे टेक फ्लैश और मीट of animals as food. आप समझ लो, कोई भी जो मांस को लेता है, दूसरे एनिमल का मांस एज अ फूड लेता है, दे आर कंसिडर्ड एज कार्निवोर्स। ओमनिवोर्स, दे टेक both plant and animal as food। जो दोनों ही खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल का फ्लैश भी लेते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज ओमनिवोर्स। स्कैवेंजर्स भी समझ लो, दे ईट dead animals as food, like vultures, hyenas and hyenas। ऐसे एग्जाम्पल ले लो, vultures and hyenas। स्कैवेंजर्स को याद रखें, स्वीपर्स ऑफ द नेचर भी कहते हैं।
स्वीपर्स ऑफ नेचर्स। गॉट द पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप किसको लिख सकते हो? हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स में लिख सकते हैं आप काऊ, है ना, काऊ है, गोट है। कार्निवोर्स, लॉयन, इज इट, और टाइगर। ओमनीवोर्स में डॉग है, कैट है। डन? क्लियर? होलोजोइक सेकेंड वन आ जाओ। सेकेंड वन इज व्हाट? पैरासाइटिक। मैंने बोला पैरा मीन्स टू लिव ऑन अदर्स, साइटिक मीन्स प्लेस। These organism live on other organism and take their food from their body। जिस पर रहते हैं उसी पर रह करके अपना फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं। हम जैसे कह सकते हैं, जैसे लाइस होता है ना, मॉस्किटो है, ये ऐसे पैरासाइट हैं, ठीक है। और बहुत से बैक्टीरियाज भी होते हैं, वो भी हमारी बॉडी में रह करके या बहुत से प्लांट्स में भी ऐसे प्लांट्स होते हैं लाइक अमरबेल, इज इट, वो क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स पर रह करके अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ऐसे जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है वो दूसरे बॉडी से ऑब्टेन कर, उसी बॉडी जिस पे रहते हैं उसी बॉडी से ऑब्टेन करते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर दो चीजें होंगी, एक बॉडी आए, एक वर्ड आएगा होस्ट और एक आएगा पैरासाइट। तो जैसे लाइस और ह्यूमन के बीच में, तो ह्यूमन क्या हो जाएंगे, होस्ट हैं, और लाइस क्या हो जाएगा, पैरासाइट। यानी कि जो जिस पर कोई पैरासाइट रहता है जिस ऑर्गेनिज्म पर, उसको बोलते हैं होस्ट बॉडी, इज इट, इट इज कॉल्ड होस्ट बॉडी। और ये जो रह रहा है इट इज कॉल्ड पैरासाइट। डन? और याद रखिएगा इसका इस तरह से न्यूट्रिशन जो लिया जा रहा है, इट इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आइए चलते हैं थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज, देखिएगा, डीकंपोजर्स। ये क्या करते हैं? These organism compose the dead and decay body of any organism। मीन्स आपने देखा होगा एक कोई बॉडी, एक कोई ऑर्गेनिज्म, एक कोई एनिमल, एक कोई प्लांट जिसकी डेथ हो गई है, डेड हो गया है, उसको कोई खा नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे रॉटनिंग हो रही है उसमें। तो जो रॉटनिंग की प्रोसेस है, याद रखिए वो क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, बट दे अटैक ऑन द डेड बॉडीज एंड दे स्टार्ट डीकम्पोजिंग। डीकम्पोजिशन मीन्स क्या? जिससे वो बॉडी बनी है, जिस ऑर्गेनिक मैटर से ये बॉडी बनी है जो डेड हुआ है, उसको कन्वर्ट करना दूसरे मटेरियल में, और उस कन्वर्जन में उनको एनर्जी ऑब्टेन होती है। सच प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन, और जो ये करते हैं दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। जैसे रॉटनिंग ऑफ बॉडी, याद रखिए
धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाती है और आप देखते हो कुछ समय बाद वहां कुछ नहीं बचता है ना। तो यहां पर लिख लो डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड बॉडी बाय decomposition and get एनर्जी। एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो इसमें फंगस, और बैक्टीरिया, याद रखिएगा ये डिकम्पोजिशन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया और फंगस अगर क्वेश्चन आएगा ना नेम द डिकम्पोजर्स, तो फंगस और बैक्टीरिया याद रखिए डेड एंड डिकाइंग एनिमल्स से। और ये क्या करते हैं वहां पर उनको जो है उनकी जो बॉडी में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको चेंज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है, उसमें क्या होगा ऐसा जिसको हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर में याद रखिए जैसे कि प्लांट बॉडी में क्या है, सेलुलोज है, और मान लीजिए कोई एनिमल उसकी बॉडी में क्या है, फैट है, उसकी बॉडी में क्या कार्बोहाइड्रेट है, उसकी बॉडी में प्रोटीन्स हैं। ये सारे मैटर कैसे हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर ही तो हैं। इनको वो चेंज करेंगे, इनको ब्रेक डाउन करेंगे और वो एनर्जी लेंगे। तो इस तरह की जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, वो डिकम्पोज्ड एनर्जी है बाय डिकम्पोजर्स। अब आप चलिए फूड एंड देयर कंपोनेंट्स, इस पार्ट पर आ जाते हैं। फूड एंड देयर कंपोनेंट्स। अब इसमें मैंने बताया इसमें कैटेगरी है। कैसी कैटेगरी है, एक तो वे हैं जो एनर्जी प्रोवाइडिंग है, एनर्जी प्रोवाइडिंग है भाई। दूसरे कैसे हैं, दूसरे हैं जो मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं, टू मेंटेन मेटाबॉलिज्म, टू मेंटेन मेटाबॉलिज्म। अभी बताऊंगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है। थर्ड वन फॉर ग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एनर्जी प्रोवाइडिंग में आपके आ जाएगा, एक तो आएगा नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरे आते हैं फैट्स। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, हम जब स्पेशली बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स को इन दोनों से एनर्जी तो मिलती है, बट उसके लिए जो प्राइम सोर्स है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। यानी हमारी बॉडी अगर एनर्जी ले रही है डायरेक्टली किसी कंपोनेंट से, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। फैट से भी एनर्जी मिलेगी बट डायरेक्टली बॉडी नहीं लेती है। उसमें अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं या एनिमल्स में भी जो हायर एनिमल्स हैं उनमें समझिएगा, इस फैट को सबसे पहले हमारा लीवर कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट में। और इसीलिए अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट लेते हैं दैट विल ओनली डिपॉजिट इन योर बॉडी। अगर ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं तो ये फैट हमारी बॉडी में क्या होगा, डिपॉजिट होगा, और वो आपको हार्म करेगा। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, दैट टाइम यू कैन टेक सच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, अदरवाइज इट विल बी डिपॉजिटेड इन योर बॉडी और उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको अगर आप लेते हैं तो फिजिकल मूवमेंट्स करिए, अदरवाइज अवॉइड करिए और कार्बोहाइड्रेट लीजिए, क्योंकि प्राइमरी सोर्स तो यही है। वैसे मैं बता दूं, जो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है जितने अमाउंट से, उसके कंपैरिजन में फैट जो है उसी अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी दे रहा होगा। बहुत सिंपल बात कर रहा हूं। सपोज करो
1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो उससे एनर्जी मिलती है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जस्ट डबल है अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं। लेकिन कब? अगर आप फिजिकल मूवमेंट्स करते हैं तो। अदरवाइज वो हमारे लीवर में, बॉडी की जो एडिपोज टिश्यूज़ हैं उनमें वो डिपॉजिट होता है और वो ठीक नहीं है। अभी हम आगे चलेंगे तो इनके जो फंक्शंस हैं, टाइप है, कैटेगरी, वो सब डिस्कस करेंगे। टू मेंटेन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म किससे मेंटेन होगा? एक तो आपका विटामिन है। अब आप सोचो, विटामिन एनर्जी प्रोवाइडिंग नहीं है, लेकिन जो आपकी स्किन ड्राइनेस हो रही है, हेयर लॉस हो रहा है, आई साइट, आंखों में जो विजन की आप अच्छी नहीं कर पा रहे हो, कम दिखाई देता है, रिंकल्स पड़ रहे हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और थकने लगते हैं। अब आप समझो ये सारे डिसऑर्डर हैं मेटाबॉलिज्म के। कहीं ना कहीं आप में विटामिन्स का डिसऑर्डर चल रहा है, सिर्फ इसकी वजह से आपकी मेटाबॉलिक रेट अच्छी नहीं है। मेटाबॉलिज्म होता क्या? मेटाबॉलिज्म का मतलब है बॉडी के अंदर, बॉडी को लाइव रखने के लिए जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिनकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग स्टेज में है, उन सारी एक्टिविटीज को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं इन अ लेमैन लैंग्वेज। या इसको बोल सकते हो ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब इसमें क्या है? विटामिन रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरे कौन से? मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन दोनों का आपकी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। अब आप सोचो, कई बार हमारी जो एक सिंपल अप्रोच जाती है वो ये जाती है कि भाई ठीक है, एनर्जी मिल जाए, दैट्स ऑल। अरे एनर्जी लेने के लिए जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होंगी वो वर्क ही नहीं करेंगी अगर आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल्स का डिसऑर्डर है। सोच के देखिए, आप चाहते हैं बॉडी में एनर्जी आए, आपने क्या लिया? खूब हेल्दी न्यूट्रिशन ले लिया अच्छे से, बट वो आपकी बॉडी में काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इनका प्रॉपर अमाउंट में होना जरूरी है। और अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, मेंटेनेंस की, तो उसमें आपकी क्या हेल्प करेगा? दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प करेगा आपकी। एनर्जी तो नहीं मिलेगी, बट इट विल हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। चोट लग जाती है, कट लग जाते हैं, आपका जो मसल्स इंजरी हो गई है, वहां पर रिपेयरिंग कैसे होगी? छोटा बच्चा है, वो बढ़ेगा कैसे? दैट टाइम यू रिक्वायर्ड प्रोटीन। इसीलिए कहा जाता है छोटे बच्चों को क्या लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है ना? तो दीज आर दी कैटेगरीज। लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट। आइए चलते हैं। सबसे पहले नंबर वन पे बात करेंगे हम लोग, कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप समझो कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, तो मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं। These are compounds of carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of 1:2:1। मतलब समझो, कह रहे हैं कि ये जो जितने केमिकल कंपाउंड्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, वे सारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हैं, और इनमें जो इनका जो रेशियो रहता है वो 1:2:1। फॉर एग्जाम्पल, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ग्लूकोज ले लो, C6H12O6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। क्या निकल के आया रेशियो? 1:2:1। डन। दूसरी बात, केमिकली ये क्या होते हैं? देखो, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, नहीं तो केमिस्ट्री में बहुत बेसिक बात समझिए, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं?
जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वे कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे मीथेन, इथेन, एसिटिलीन, फिनॉल, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, ये सब के सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दूसरी बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी क्या होता है, उनमें जो मेन एक होता है जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी कि किस कैटेगरी का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो याद रखिए ये केमिकली क्या होते हैं, दीज आर एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और अल्कोहल्स। यस, याद रखिए इनमें ये ग्रुप लगा मिलता है ना, कीटोनी ग्रुप लगा मिलता है या अल्कोहल ग्रुप लगा मिलता है। मतलब केमिकली समझो ये क्या है, तो ये केमिकली एल्डिहाइड होते हैं, ठीक है, केमिकली ये एल्डिहाइड्स होते हैं या कीटोन्स होते हैं या अल्कोहल्स होते हैं। मतलब इनमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है या तो अल्कोहल का, कीटोन का या एल्डिहाइड का। तो ये इनकी केमिकल नेचर है। अब सबसे बड़ी बात, इनका जो फंक्शन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले ये समझो, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन हाइड्रेटेड कंपाउंड। मतलब आप ये भी कह सकते हो कार्बन के हाइड्रेटेड कंपाउंड्स हैं, मींस कार्बन के हाइड्रेटेड कंपाउंड्स हैं, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स से एसोसिएटेड कार्बन कंपाउंड। ये सब इनकी केमिकल नेचर मैंने बताई आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दीज आर 3 टाइप्स। ये आपको 3 टाइप्स के मिलेंगे। नंबर वन मोनोसैकेराइड्स, नंबर 2 डाइसैकेराइड्स, नंबर 3 पॉलीसैकेराइड्स। ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होने जा रही है। मोनोसैकेराइड्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स की बात करता हूं, तो मोनोसैकेराइड्स में समझ लीजिए ये जो होते हैं, दीज आर दी कंपाउंड्स ऑफ 3 कार्बन टू 8 कार्बन्स। These are compounds of C3 to C8। मतलब इनमें जो कंपाउंड होगा वो 3 कार्बन से लेकर के 8 कार्बन होगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स। यस, एनिमल्स के लिए प्राइमरी सोर्स है। दूसरी बात, दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर स्वीट इन टेस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल देखो, ये इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं आपको। जैसे ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज, ठीक है ना, और पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर याद रखिए किसमें थी, याद करिए। पेंटोज शुगर मैंने बताया था डीएनए और आरएनए में।
यही तो थी। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ना, पेंटोज शुगर। तो अब आप सोचो जो मोनोसैकेराइड्स है वो रोल कहाँ प्ले कर रहे हैं, है ना। मोनोसैकेराइड रोल प्ले कर रहे हैं टू मेक जेनेटिक मटेरियल्स लाइक डीएनए एंड आरएनए। और एक बात, हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल परमानेंट मेंटेन रहता है। तो ये भी याद रखिएगा, जिसको ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं, ब्लड शुगर लेवल, ये आपका ना, ये आपका 90 to 140 है ना, पर डेका लीटर, ये इतना रहना चाहिए। इट इज कॉल्ड ब्लड शुगर लेवल। अगर इससे ज्यादा रहता है तो वो फिर डायबिटिक कंडीशन कहलाती है। और याद रखिए, हम जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, है ना, ड्यूरिंग सेलुलर respiration, the glucose provides energy 1 gram glucose provides 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी। यस, देखो एनर्जी में ये कैलोरी वगैरह ये सब समझना है, तो अभी जब एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो मैं वहां पर डिस्कस करूंगा आपको। आई विल मेक इट क्लियर दैट टाइम। अभी आप समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक एक। सेलुलर रेस्पिरेशन में इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वहां पर। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ, सिंपल समझो। हमने ऐसे सांस ली, ये ब्रीदिंग प्रोसेस है, कई गैसेस गई लंग्स में, बट ओनली ऑक्सीजन पास होती है, ब्लड में जाती है। ब्लड में आरबीसीज, हीमोग्लोबिन, आरबीसीज पर हीमोग्लोबिन जो बाइंड करेगा ऑक्सीजन को, कहाँ ले जाएगा, सेल में। सेल में जब जाएगा, जो ये ऑक्सीजन जब सेल में जाएगा तो सेल में प्रोसेस क्या हो रही है, यहां साइटोप्लाज्म में है ग्लूकोज और इसका ब्रेक डाउन होगा, कुछ केमिकल्स बनेंगे, वो केमिकल्स जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर कुछ प्रोसेस यहां होगी। तो यहां भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी और यहां भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये सब डिस्कस करूंगा, बट इन दी सेलुलर रेस्पिरेशन ये जब प्रोसेस होगी ना, तो आपको मिलेगी क्या, एनर्जी मिलेगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। डन। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, दे आर compound of two molecules of monosaccharides। दो मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड के मिलकर बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल किसका, डाइसैकेराइड का। दे ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी, इनसे भी एनर्जी मिलती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ये ब्रेक होंगे, जो मोनोसैकेराइड बनेंगे और वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। स्पेशली याद रखिएगा, मैं कुछ एग्जांपल देने जा रहा हूं आपको। एक इनका एग्जांपल देखिए,
मैं यहां पर एग्जांपल बताऊंगा, यहां पर एग्जांपल, वन इज सुक्रोज, एक है आपका माल्टोज, ठीक है, अनदर इज लैक्टोज, ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज इट इज कॉल्ड केन शुगर, केन शुगर, केन शुगर। माल्टोज इज कॉल्ड, ये जो है ना, जो जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं ना, तो जर्मिनेटेड सीड्स में मिलती है, जर्मिनेटेड सीड्स से मिलने वाली माल्टोज। और जो लैक्टोज है इट इज कॉल्ड मिल्क शुगर। डन। अब आइए बात करते हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज का जो कॉम्पोजिशन है वो किससे मिलके बना है? वो बना है, वन इज फ्रुक्टोज एंड अदर इज ग्लूकोज। और माल्टोज में दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टोज में वन इज ग्लूकोज और तो जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बेसिक बात समझ लो बहुत ध्यान से, जो भी डाइसैक्राइड है ये दोनों ही क्या है? मोनोसैक्राइड। दो मॉलिक्यूल मोनोसैक्राइड के मिलकर के बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल किसका? डाइसैक्राइड का। और उसमें सुक्रोज वेल नोन है केन शुगर, यानी कि जो केन से जो शुगर मिलती है, जो घरों में शक्कर आप यूज करते हो, उसमें मेन कंपोजिशन क्या है? सुक्रोज, जो केमिकली इनसे मिलकर बना है। जर्मिनेटेड सीड में मिलता है माल्टोज, जो कि ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और लैक्टोज इट इज कॉल्ड मिल्क शुगर। और लैक्टोज जो है ह्यूमन मदर मिल्क में, ह्यूमन जो मदर मिल्क है उसमें मैक्सिमम होता है, कि आप याद रखें, मैक्सिमम किस में मिलता है? ह्यूमन मदर मिल्क में। ओके, थर्ड वन की बात करता हूं। थर्ड वन देख लो, थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या है? मेनी मॉलिक्यूल टुगेदर forms one molecule of polysaccharide। ओके, अब इनके फंक्शन सुन लो। फंक्शन, दे आर मेन सोर्स ऑफ stored एनर्जी इन प्लांट्स में ये जो स्टोर होते हैं, या हमारी भी बॉडी में जब स्टोर होते हैं, तो ये स्टोर की फॉर्म में पॉलीसैकेराइड हो जाते हैं। दूसरा, दे फॉर्म सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, विच इज अ पॉलीसैकेराइड। और एक पॉइंट, दे फॉर्म
एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। यस, इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन है, ये याद रखिए, ये पॉलीसेकेराइड का बना होता है। मैं एग्जांपल बताऊंगा तो और क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं सेलुलोज की। ये जो है ना, ये सेल वॉल बनाता है। और बात करता हूं काइटिन की। काइटिन ये इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन बनाता है। और स्टार्च, और मैं बात करूं जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन, ये दोनों ही स्टोर्ड एनर्जी है। तो स्टार्च तो प्लांट्स में स्टोर होता है, और ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स की लीवर में स्टोर होता है। जब एनर्जी चाहिए होती तो वापस इसको कन्वर्ट करता है जिस ऑर्गन में ये स्टोर है, ग्लूकोज में, और तब हमें एनर्जी मिलती है। दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2, न्यूट्रिएंट्स कौन है? इट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन को समझ लो, दे आर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप समझो बेटा, दे आर नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे हैं? नाइट्रोजिनस हैं, नाइट्रोजन के हैं, है ना। और एक बात, दे आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स। अब आप समझो अमीनो एसिड्स में क्या है। अमीनो एसिड्स केमिकली क्या है, उसमें एक तो जो एसिडिक ग्रुप लगा हुआ, जो एसिड्स, ऑर्गेनिक जो एसिड्स हैं उनमें एसिडिक ग्रुप लगता है। एक इसमें हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और एक एमाइड ग्रुप। ठीक है, जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। अब समझो सबसे बड़ी बात, ये अमीनो एसिड मिलते हैं। याद करिए, मैंने जब सेल बायोलॉजी पढ़ाई थी, सेल के अंदर जब मैं बता रहा था आपको, सेल के अंदर एक प्रोसेस होती है, वो होती है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की, और जो किसके द्वारा होती? जब डीएनए मैसेज देता है अपना, इसको मैसेंजर आरएनए को, और मैसेंजर आरएनए आ जाता है साइटोप्लाज्म में, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम्स, और जो टीआरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए बाइंड करके लाता है किसको? अमीनो एसिड्स को, और बनाता क्या है? बनाता है प्रोटीन्स को। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रोसेस की मैंने नंबर ऑफ टाइम्स बात की है। अब आप समझो, ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना, ये आपको नेचुरली बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, बट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पार्टिसिपेट
participate in the formation of protein synthesis। ठीक है, अब इसमें भी समझ लो, मतलब जितनी भी टाइप की प्रोटीन्स हैं वो सभी 20 टाइप्स के अमीनो एसिड से ही मिलके बनी है, बट इनमें से जो 10 अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी में बनते हैं, लेकिन 10 अमीनो एसिड्स हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा, अमीनो एसिड्स आर 2 टाइप्स। नंबर 1 एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नंबर 2 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, अगर मैं बात करूं एसेंशियल तो याद रखिए दे आर ऑब्टेन्ड बाय ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड, यानी इनको आप बाहर से लो तो फूड के थ्रू। और ये जो नॉन एसेंशियल है दे फॉर्म इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आप समझो नेचर को, 10 तो ऐसे हैं, इनकी जो नंबर है ये है कितनी नंबर में 10, और ये भी नंबर में कितने 10, मीन्स इनमें से 10 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमको बाहर से चाहिए, दैट इज वाई दे आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल। और जो हमारी बॉडी में ही बनते हैं दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल। और यही रीज़न है कि हम जब फूड लेते हैं प्रोटीनिशियस फूड तो हमारी बॉडी में तो जाते तो बहुत सारे हैं अमीनो एसिड्स, लेकिन रिक्वायर्ड हमको 10 ही है। तो जो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी एक्सेस आ गए हैं बॉडी में, फिर उनका क्या होता है, उनका होता है डीएमिनेशन, यानी उनको कन्वर्ट करके बॉडी से क्या है एक्सक्रीट करना। और याद रखिए इसी प्रोसेस में क्या होता है, इसी प्रोसेस में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यस, हमारा लीवर उन अमीनो एसिड्स को, याद रखें, उन अमीनो एसिड्स को यूटिलाइज करके जो कि अब रिक्वायर्ड नहीं है, जो एक्स्ट्रा आ गए हैं, उनको यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर वो यूरिया में आकर के ब्लड के थ्रू फिल्टर होते हैं किडनीज में और वहां पर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिए कि बॉडी में यूरिया क्यों बनती है। मैं फिर बोल रहा हूं, फिर समझना मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं। हमारी बॉडी में 10 तो ऑलरेडी अमीनो एसिड्स बनते हैं जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, और 10 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको हम बाहर से लेते हैं, लेकिन बाहर से हम सेलेक्टिवली 10 ही नहीं लेते हैं, और भी बहुत से लेते हैं। तो जो एक्सेस आ गए हैं उन नाइट्रोजन जो अमीनो एसिड्स हैं उनको हमारा लीवर कन्वर्ट करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। जब एक्सक्रीशन में बताऊंगा तो वहां पर मैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिया बताऊंगा, तो वहां पर आप समझ पाओगे। बेसिक बात समझो, तो ये जो एक्स्ट्रा आ गए थे अमीनो एसिड्स, इनको कन्वर्ट किया यूरिया में, और यूरिया जो वो एक कह सकते हो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, उसको वो आता है बाद में ब्लड में, ब्लड फिल्टर होता है किडनीज में और बॉडी से पास आउट हो जाता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो जो प्रोटीन्स है उनके बारे में बताता हूं। सम प्रोटीन्स, देखिए एक तो नाम ले लेता हूं मैं, बहुत ही सुना होगा। नंबर 1 व्हाट, क्या आपने कैराटिन प्रोटीन सुना है? कहां पर पाई जाती है? इट इज प्रेजेंट इन नेल्स। यस, नेल्स में। हूप्स, जो एनिमल्स होते हैं ना उनके जो नीचे पैर होते मोटे मोटे, हूप्स जिनको बोलते हैं, हूप्स में। सींग जो होते हैं उनके हॉर्न्स में होते हैं। जो वूल होती है
वूल, याद रखिए ये केराटिन उसमें प्रेजेंट होती है, एक्सोस्केलेटन बनाती है। सेकेंड पॉइंट में बात करूंगा, एक प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं जीन, यस, प्रेजेंट इन मेज। जो मेज होता है मक्का, ये मेज में प्रेजेंट है। थर्ड वन है हमारी एक्टिन एंड मायोसिन, याद रखिए इट इज कॉल्ड मसल प्रोटीन। वेयर डज इट फाउंड? इट इज प्रेजेंट इन मसल्स। ओके, एक प्रोटीन और है ग्लूटेलिन्स, इट इज प्रेजेंट इन व्हीट, प्रेजेंट इन व्हीट। और एक है प्रोलैमिन्स, ये कौन सी थी? 4, और है प्रोलैमिन्स, याद रखिए इट इज प्रेजेंट इन पल्स, प्रेजेंट इन पल्सेस, दालों में पाई जाती है। और एक देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्लोबिन, प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, कहां पर होती है? आरबीसीज पर। और एक है एल्बुमिन, ये कहां है? प्रेजेंट इन एग, एक और प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट इज साइटोक्रोम। साइटोक्रोम जानते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है, प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, और इसको भी तो आपने सुना है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन, यस, प्रेजेंट इन डीएनए, प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि अपना अलग अलग रोल प्ले करती हैं। आप सोचो, सबका अपना अपना रोल है भाई। यहां पर जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, साइटोक्रोम का रोल माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन में है, हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से बाइंड होकर के क्रोमोसोम का, सोच के देखिए, जेनेटिक मटेरियल को बनाने वाली। तो हर एक का अपना रोल है, इस चीज को आप समझो। फिर आते बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास में आ जाता है प्रोटीन के बाद में फैट। फैट समझ लो, दे आर ऑल्सो कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, but they are made of fatty acids and glycerol। ये दो कंपाउंड हैं, इनसे मिलकर के बनते हैं फैट्स। तुम जो कुछ भी खाने में ऑयल, घी, बटर, ये सब जो लेते हो ना, इसमें केमिकली जो चीज़ प्रेजेंट है, दैट इज, ये जो पूरी चीज़ है ना, यही फैट कहलाती है। अब कोई भी टाइप का फैट हो,
जो फैट होगा ना वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। दीज आर बोथ केमिकल कंपाउंड्स, दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फैटी एसिड्स आपको दो तरह के मिलेंगे। फैटी एसिड्स आर टू टाइप्स। नंबर वन, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नंबर टू, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बेसिक बात बताता हूं किसको बोलते हैं सैचुरेटेड। देखो इनके जो कार्बन है ना, कार्बन कंपाउंड्स आर attached with सिंगल बॉन्ड, और इनके जो होंगे कार्बन कंपाउंड आर अटैच्ड विद डबल बॉन्ड। ठीक, अब आप समझो। तो ये सैचुरेट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है ना, ये प्रेजेंट किस में होते हैं, ये किस, इनके सोर्सेस क्या हैं? तो याद रखें इनके जो सोर्स होते हैं एनिमल फैट्स। एनिमल फैट्स आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वहीं पर जो अनसैचुरेटेड हैं वो कैसे, वो प्लांट फैट्स हैं। प्लांट फैट्स, जैसे यहां पर मैंने बोला इनमें क्या होगा, इनमें कार्बन जो होगा ना, कार्बन ऐसे हर तरफ से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। इनमें जो कार्बन होगा वो आपस में डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, ऐसे। मतलब समझो, इज इट? कुछ इस तरीके से। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अनसैचुरेटेड। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सेप्शनली याद रखें, एक्सेप्शनली बता रहा हूं मैं सिर्फ, कि एनिमल फैट तो है जैसे, बट फिश जो ऑयल है उसमें, फिश ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है। क्या ये बात समझ में आई आपको? वहीं पर एक्सेप्शन है, प्लांट फैट्स हैं, बट इसी में जो कोकोनट नट ऑयल उसमें सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाई हाइड्रोजीनेशन प्रोसेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स convert into saturated फैटी एसिड्स। अब आप समझो, कभी आपने नाम सुना डालडा का? ये डालडा क्या होता है, जिसको आप वनस्पति घी कहते हो। वनस्पति वो खूब हार्ड सा होता है, जो सफ़ेद, वो एक्चुअल में ऑयल के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास की जाती है। तो जो ऑयल है वो अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोजन गैस पास की तो उसमें हाइड्रोजन और ऐड हो गए, तो वो हुआ सैचुरेटेड। क्लियर? इस तरीके से। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड फॉर हेल्थ, ये समझो, है ना। और जो सैचुरेटेड है फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये भी कह सकते हो। बट उनके लिए जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल मूवमेंट नहीं करते, फिर भी ऐसा लेते हैं, अवॉइड करिए। जैसे कि एनिमल फैट किस में मिलेगा? मिल्क में मिलेगा, कंडेंस्ड जो घी होता है उसमें मिलेगा, बटर में मिलेगा, है ना। जो फ्लैश है, मीट है, उसमें मिलेगा, तो वो अवॉइड करना है। अगर आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो यूज करिए, कोई इशू नहीं है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्रीज कोलेस्टेरॉल लेवल इन आवर बॉडी। एक टर्म सुनते ना आप, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब यही है कि ऐसा है, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं वो मौजूद होती हैं अनसैचुरेटेड में, तो वो क्या करती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके ले जाती हैं। और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं सैचुरेटेड में, जो ज़्यादा नहीं ले जाती कोलेस्ट्रॉल को। तो नतीजा क्या होता है, अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ले रहे हैं तो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल वो डाउन होगा धीरे धीरे, और अगर आप एनिमल फैट ले रहे हैं तो वो इंक्रीज करेगा बॉडी में। उससे होगा क्या? उससे होगा क्या प्रॉब्लम? सुनिए, डिपोजिशन ऑफ फैट in the coronary arteries leads atherosclerosis. यस, डिजीज, ये आप ध्यान रखें। क्या मैंने अभी मैंने आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जो हमारा हार्ट होता है ना, उसमें जो आर्टरीज को, जो हार्ट है ब्लड सप्लाई करता है, उनमें अगर इसका डिपोजिशन होता है फैट का, तो क्या होता है, इसका पाथ नैरो हो जाता है, जिससे कि प्रॉपर सप्लाई ब्लड की नहीं हो पाती है। तो जो कार्डियक वॉल्स हैं, यानी कि जो हार्ट की वॉल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं अच्छे से पहुंचती है, और वही डिजीज कहलाती है एथेरो, या डिपोजिशन, जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाता है, तो उस डिपोजिशन को बोलते हैं, उस डिसऑर्डर को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये लीड क्या करेगा? ये लीड करेगा कार्डियक स्ट्रोक या हार्ट अटैक। वैसे मैं बता दूं, फैट के बहुत से जो है वो यूजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्मफुल ही है, कुछ नहीं। देखिए, जो फैट है ना, फैट forms sex hormones like testosterone। यस, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो फैट होता है ना, फैट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। यस, ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं बताऊंगा आपको, असल में ये जो आप कहते हो ना, धूप से हमको विटामिन डी मिलता, धूप से विटामिन डी नहीं मिलता। हमारी बॉडी में क्या होता है ना,
ये जो फैट है कन्वर्ट होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं कई अलग अलग केमिकल्स में, और वो उन पर जब पड़ती है क्या, धूप, तो उसमें यूवी रेस के इफेक्ट से कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन डी में। तो ये भी सोर्स है। और देखिए फैट वर्क्स लाइक इंसुलेटर्स एंड prevents from cold atmosphere। यस, आपने देखा होगा जो पोलर बियर्स होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, जब उनकी हाइबरनेशन कंडीशन आती है कई महीनों के लिए, तो उससे पहले वो काफ़ी जो है वेल, मतलब जो पोल्स पे जो भी एनिमल्स हैं उनका शिकार करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में अपने फैट डिपॉजिट कर लेते हैं। एक तो जो फैट है ना वो हायर एनर्जी प्रोवाइडिंग है, फैट प्रोवाइड्स हाई एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ये भी है। तो वो बाद में जब वो रेस्ट करता है तो उसकी वजह से, उसकी मतलब फैट की वजह से वो कई लंबे टाइम तक धीरे धीरे उसी फैट से एनर्जी ऑब्टेन करता रहता है। तो दिस इज हाउ दे ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी भी, और बॉडी की स्किन में डिपॉजिट होता है फैट। तो जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है और बॉडी के टेम्परेचर को, उसके बीच में इंसुलेटर का वर्क करता है, जिससे कि उसको ठंड से भी बचत होती है। और जो फैट है ना, फैट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स। यस, ऑर्गन्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे? डिपॉजिट होता है उनके चारों ओर, तो जो मैकेनिकल जो स्ट्रोक होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता फैट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। तो फैट्स के अपने बहुत सारे यूटिलाइजेशन भी है, सिर्फ ऐसा नहीं है। और फैट बहुत एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट भी है। और एक बात, 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स 9.2 किलो कैलोरी एनर्जी। तो लेवल ऑफ, आप देखिए, जस्ट डबल है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, हमारा है विटामिन्स। विटामिन्स याद रखें, विटामिन्स जो है दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक बात। दूसरी, सी फंक डिस्कवर्ड विटामिन्स। बात एक एनआई ल्यूनिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इनको अलग डिस्कवर किया था, बट एज अ विटामिन जो है वो इनको माना जाता है डिस्कवरर। और एक इंपॉर्टेंट बात, डिजीज caused due to deficiency of vitamins are called deficiency disease। अगर ये भी समझो कि जो डिजीज विटामिन्स की कमी से होती हैं उनको डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं। क्या? ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप कैटेगराइजेशन पढ़ते हो ना कि टाइप्स ऑफ विटामिन,
तो वो जो कैटेगराइजेशन वो सॉल्युबिलिटी के बेस पे किया गया है। तो विटामिन्स आर two types on the basis of solubility. Number one, fat soluble, and number two, water soluble. Okay, नंबर वन फैट सॉल्युबल, नंबर टू वाटर सॉल्युबल। सबसे पहले बात करता हूं फैट सॉल्युबल की। फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब इसमें कौन आएगा? विटामिन ए, डी, ई, के। एक तो आता विटामिन ए, विटामिन डी, ई और विटामिन के। नंबर वन पहले समझो, जो विटामिन ए है इट्स केमिकल नेम, जो इंपॉर्टेंट है ना वो समझो पहले। केमिकल नेम इज रेटिनॉल। व्हाट? रेटिनॉल। अब ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? गुड फॉर हाई विजन, है ना? ये बहुत होता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए, अब इंपॉर्टेंट बात समझो, डेफिशिएंसी क्या? लॉस ऑफ विजन, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज बोलती है जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, यस, या लॉस ऑफ विजन, ये भी हो जाता है, लॉस ऑफ विजन। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको मैं बहुत प्रिसाइसली बता रहा हूं ताकि ज़्यादा ना पढ़ने पड़े। रेटिनॉल लर्न रखिए, और डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये वाला आता है क्वेश्चन। ये जो दो क्वेश्चन है बस इसको आप ध्यान रखो। दूसरा बता रहा हूं मैं, सेकेंड वन इज व्हाट? विटामिन डी। केमिकल नेम की जब मैं बात करूंगा, केमिकल नेम इट्स कैल्सीफेरॉल। व्हाट? इट्स कैल्सीफेरॉल। ओके, और याद रखिए विटामिन डी का अगर मेजर फंक्शन में बात करूं, आप समझो, इट हेल्प्स इन it helps in absorption of कैल्शियम। कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा होगा अगर विटामिन डी होगा बॉडी में। और इसीलिए आपने देखा होगा जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो छोटे बच्चों में जो रिकेट्स की डिजीज होती है, या जो एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया की डिजीज आप पढ़ते हैं, वहां पर आप ये लिंक नहीं कर पाते हैं कि वाई ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इट लीड्स व्हाट? डेफिशिएंसी, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। ये क्यों? क्योंकि अगर डेफिशिएंसी होगी डी की तो बॉडी में जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है ना,
स्मॉल इंटेस्टाइन में, अभी मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है, तो वहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन होता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एंड बोन्स आर मेड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो इस इंपॉर्टेंट एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन अच्छा तभी होगा जब विटामिन डी होगा। ये आप याद रखें। डेफिशिएंसी क्या लीड करेगा ये समझो। डेफिशिएंसी जो है लीड करेगा रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स डिजीज इन चाइल्ड और ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। इसके विटामिन डी के भी याद रखें 2 फॉर्म होते हैं, विटामिन D2 एंड D3। D3 जो होता है इसका फॉर्मेशन ये हमारी बॉडी में भी बनता है। आई रिपीट, D2 फॉर्म इन द बॉडी अंडर स्किन ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और इसीलिए इसको सन शाइन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, और D2 जो है ना, ये फॉर्म होता है बाय ईस्ट सेल्स। तो जो आर्टिफिशियल आप जो देखते हो ना मेडिकल स्टोर्स पे, दैट इज D2, उनका ईस्ट सेल फॉर्म करती हैं। तो इसको ग्रो कराया जाता है या फॉर्म किया जाता है लेबोरेटरीज में, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो बनाती हैं। ठीक है, आगे बात करें थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन इज विटामिन E। विटामिन E सबसे पहले केमिकल नेम, इट इज कॉल्ड टोकोफेरॉल। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात, एक गुड फॉर germ cells like sperms and ovum। इनको मैंने कई बार डिस्कस किया, मैं फिर बता दूं। स्पर्म लाइक इसमें मेल जर्म सेल है ये, और ओवम सिंगल सेल जो फीमेल जर्म सेल है। और सेल चैप्टर में मैंने इनको पूरा डिस्कस किया है। इसीलिए अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो याद रखिए लीड्स मेल एंड फीमेल स्टेरिलिटी। इसीलिए इसको जो है एंटी इनफर्टिलिटी, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन। ओके, याद रखिए एंटी इनफर्टिलिटी यानी नपुंसकता रोगी, बांझपन रोधी, फीमेल में बच्चों के कंसीव ना होना,
उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ना होना, या पुरुष नपुंसकता या महिला की जो बांझपन वाली जो प्रॉब्लम है, उसमें विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जो जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं इनमें ज़्यादा मिलता है ये। नेक्स्ट बात करें हम अगर विटामिन के की, विटामिन के, ये याद रखिए, ये 4 विटामिन ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल हैं। इट इज कॉल्ड नेप्थोक्यूनोन। इसके बात करें ना केमिकल नेम की, केमिकल नेम में आएगा नेप्थोक्यूनोन और फिल्लोक्यूनोन। नेप्थोक्यूनोन और फिल्लोक्यूनोन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट फॉर्म्स द प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन। और ये क्या है, ये हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। यस, और इसीलिए इसको बोलते हैं नोन एज ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। और अगर नहीं ये डेफिशिएंसी हो जाए इसकी, डेफिशिएंसी क्या लीड करेगी, डेफिशिएंसी लीड करेगी जो ब्लड क्लॉटिंग है वो अच्छे से नहीं होगी, है ना। तो कह सकते हो कि प्रॉपर कट लगने पर कभी अगर कट लग गया तो जो पर्सन होगा, जो पेशेंट होगा, उसकी बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग की जो एक मेन इवेंट है वो होना बंद हो जाता है ना। तो इट लीड्स ब्लड, या कह सकते हो विल नॉट, या ब्लड क्लॉटिंग will not take place properly। Is it? तो ये कह सकते हो कि ब्लड क्लॉटिंग वाला विटामिन है ना। अब आ जाओ, नंबर 2 हमारा आ गया वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में बात करें, एक तो आता है नंबर 1 पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और नंबर 2 पे आता है विटामिन सी। अगर मैं बात करूंगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, तो इसमें एक नंबर पे बात करोगे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6,
विटामिन B7, इसको बोलते हैं बायोटिन। और बहुत इंपॉर्टेंट है एक 7 नंबर पे फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इट इज विटामिन B9। और 8 नंबर पे है विटामिन B12। तो हम इनको डिस्कस करेंगे। और विटामिन सी तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आ जाओ ध्यान से समझना एक एक विटामिन को। विटामिन B1 नंबर 1, विटामिन B1 इसको जो केमिकली बोलते हैं, केमिकल नेम इसका है थायमीन। इट्स थायमीन। थायमीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे बड़ी बात क्या, अगर डेफिशिएंसी होगा इसकी, देखिए तो एक डिजीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेरी बेरी डिजीज। बेरी बेरी। अब इसमें होता क्या है ये समझो। इसमें क्या होता है, जो इंडाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वीकेंड या वीक डाइजेशन। एक कार्डियक प्रॉब्लम्स और न्यूरल प्रॉब्लम्स। अब आप समझ पाए, ये कलेक्टिवली 3 प्रॉब्लम्स जब आती है इट इज कॉल्ड बेरी बेरी डिजीज बाई विटामिन B1। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा, मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट लिखवा रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2 इट इज कॉल्ड राइबोफ्लेविन। chemical name is what? Riboflavin. ओके, राइबोफ्लेविन। और अब समझो, अगर डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ये क्या लीड करेगा, तो एक डिजीज होती है इट इज कॉल्ड कीलोसिस। कीलोसिस मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम क्रैक्स ऑफ लिप्स। लिप्स में क्रैक्स पड़ जाते हो, वहां से ब्लीडिंग होती है। सच डिजीज इज कॉल्ड कीलोसिस। तो इसको आप याद रखें विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से। फिर बात करता हूं मैं नंबर 3, इट इज विटामिन B3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए केमिकल नेम, केमिकल नेम की बात आ गई। इट इज, एक तो इसका केमिकल नेम है, एक तो इसका केमिकल नेम है नियासिन। नियासिन या निकोटिनिक एसिड और PP। क्यों PP बोलते हैं मैं बताऊंगा। अब समझो, पहले अगर डेफिशिएंसी हो गई, पहले समझो डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी लीड करता है एक डिजीज है जिसको बोलते हैं पेलाग्रा। डिजीज इज कॉल्ड पेलाग्रा।
पेलाग्रा, ओके। इट इज कॉल्ड पेलाग्रा डिजीज। अच्छा, अब है क्या इसमें, समझो पहले। इसमें क्या होता है कि जो टंग होती है ना, टंग वो बैडली इन्फेक्टेड हो जाती है, इस पर दाने आ जाते हैं, चेस्ट पे भी दाने आते हैं, चेस्ट पर भी दाने आते हैं, और मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है। यस, ये तीन कलेक्टिवली जो है पेलाग्रा। तो जो पीपी है यहां पर, पीपी इज व्हाट, पेलाग्रा प्रिवेंटिव। अभी तक आप देखते हो लिखा हुआ ना पीपी इज व्हाट, पेलाग्रा प्रिवेंटिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पेलाग्रा डिजीज किससे होगी, विटामिन B3 से। आगे चले, नेक्स्ट इज व्हाट, फोर्थ वन, विटामिन B5। इट इज कॉल्ड केमिकल नेम की बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ये इसका केमिकल नेम है। डिसऑर्डर से क्या हो जाएगा, एक तो मेंटल रिटार्डनेस जो है, या जो डिसऑर्डर है वो मेंटल रिटार्डनेस, ये मेन है। बहुत वैसे याद रखिए, इनके जो सोर्स है ना बहुत सिंपल है। जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, these are the best sources of all vitamin B complex, is it? तो ये होते नहीं, बट रेगुलर अगर एक आप पर्टिकुलर टाइप का फूड लेते हो तो उससे इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। फिफ्थ वन, विटामिन B6, chemical name, it is pyridoxine। pyridoxine। और याद रखिएगा ये जो है ना, ये एक तो अगर डेफिशिएंसी की मैं बात करूं, डेफिशिएंसी में आप याद रखें मसल पेन, है, वोमिटिंग है, हेयर लॉस है, ये प्रॉब्लम्स जो है विटामिन B6 की वजह से आ सकती है। 6 नंबर पे आप ये समझते हैं, अगला कौन सा हमारा है, नेक्स्ट इज व्हाट, विटामिन B7, इट इज कॉल्ड बायोटिन। यस, ये क्या कहलाता है, बायोटिन, केमिकल नेम ही इसका है। केमिकल नेम नोट करिएगा, केमिकल नेम इज व्हाट, बायोटिन। और याद रखें रफ स्किन हो जाती है और हेयर लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ये जो इसमें डेफिशिएंसी अगर होगी, डेफिशिएंसी, वो लीड करेगी मेनली हेयर लॉस, हेयर लॉस, रफ स्किन, रफ स्किन, इज इट। और नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर पे विटामिन B9। केमिकल नेम की बात करें अगर हम, इट इज, ये हमारा फॉलिक एसिड। सबसे बड़ी बात ये जो है फंक्शन, आप समझो बस इसका फंक्शन, तो क्या है, मेन कंपोनेंट ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज के बनाने में जो है ना विटामिन B9 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए ये अगर अच्छा होगा तो हीमोग्लोबिन जो है ना विल इम्प्रूव। तो जिनको कहते हैं ना कि मेरे खून की कमी, ब्लड की कमी, ऐसी जो बातें हैं, कम हीमोग्लोबिन, दे मस्ट यूज विटामिन B9, दैट इज फोलिक एसिड। कभी भी आप देखना ब्लड बढ़ाने के लिए जो भी आपको सिरप दिया जाए या कैप्सूल टैबलेट हो, उसमें फॉलिक एसिड 110% मिलेगा आपको, क्योंकि ये मेन इंग्रेडिएंट है आरबीसीज के बनने में। नेक्स्ट वन है हमारा 8th वन दैट इज विटामिन B12। और B12 क्या है ये समझो, केमिकल नेम की बात करें, केमिकल साइनोकोबालामिन, इट इज साइनोकोबालामिन। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिए। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी, तो वो लीड करती है परनीशियस एनीमिया को। परनीशियस एनीमिया, एनीमिया का मतलब क्या, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। और याद रखिएगा ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट जो मेटल है इज प्रेजेंट। ये क्वेश्चन आता है, दैट इज कोबालामीन, इसीलिए लिखा है कोबाल्ट से याद रखिए, कोबालामाइन है ना, कोबाल्ट इज प्रेजेंट। और नेक्स्ट वन है हमारा 9th विटामिन C। विटामिन C, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट्स केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। अगर डेफिशिएंसी होती है तो याद रखें एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं स्कर्वी, स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी का मतलब समझो क्या है, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग।
ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग भी होगी और स्वेलिंग भी होगी, इसी को बोलते हैं स्कर्वी। अब इसके जो सोर्सेस हैं वो याद रखिए, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स, दीज आर द बेस्ट सोर्सेस, लाइक लेमन, ऑरेंज, है ना, जो लेमन है, ऑरेंज है, ये इसके बेस्ट सोर्सेस हैं। और इनको आप याद रखिए, पीरियडिकली लेते रहें, क्योंकि हम जो इसके सोर्सेस है ना उनको बहुत कम यूज़ करते हैं। तो इनको रेगुलर वे में अगर आप यूज़ करोगे तो इसकी विटामिन सी की कमी नहीं रहेगी। विटामिन सी एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इट्स आल्सो प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, यस, आरबीसीज के फॉर्मेशन में। और ये भी याद रखिए, इट इंप्रूव्स इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी विटामिन नोन एज विटामिन सी, ये आप याद रखें। तो कई सारे आपको हेल्प मिलेगी इनसे, याद रखें। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया है आपसे न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिशन को। पूरा देखिएगा और देखने के बाद मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कितना अच्छा लगा और कैसे हेल्पफुल हुआ आपके लिए। और भी जो प्रीवियस हैं लेक्चर्स उनको भी देखिएगा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।